तो पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां अल्बर्टा प्रांत के कनानस्किस में आयोजित होने जा रहे 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री साइप्रस से सीधे कनाडा पहुंचे। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप वापस जा चुके हैं बीच में ही समिट छोड़कर। हालांकि समिट के दौरान जर्मनी, कनाडा, इटली और यूक्रेन के नेताओं के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम का दौरा कितना खास है, आज हम इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार। निपुण जी, आपका बहुत स्वागत है। और सर, पहला सवाल आपसे, भारत के लिए कितना अहम और किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जो है इन देशों से बातचीत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि पीएम मोदी के लिए, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारा जो पीएम मोदी की विजिट है, काफी लास्ट में हम देखते हैं काफी सुनसनी मतलब बातें रही कि भाई पीएम मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, कनाडा ने बुलाया या नहीं बुलाया। लेकिन मैं मानता हूं कि आखिरकार फाइनली हुआ और पीएम मोदी वहां पर गए। अब हम देखिए कि जो G7 बैठक का जो एजेंडा है, उसमें यह है कि देखिए सिंपल तक तो G7 देशों के साथ हमारे जो बायलैटरल संबंध हैं, रिलेशंस जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना। खास तौर से हम देखें तो कनाडा के साथ स्पेशल फोकस रहेगा। 2-3 दिन पहले की मुझे बात है कि इंटेलिजेंस शेयर को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है कनाडा के बीच में, उसको और आगे बढ़ाने जाने का प्रयास होगा, ताकि जिस प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज कनाडा की धरती से भारत के अगेंस्ट होती है, उसको मजबूत किया जाए। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेकर हम बात करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बात करें, कुछ बहुत सारे क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं यूक्रेन की, हम बात करते हैं आपका और भी ग्रीनलैंड वगैरह की बात करते हैं, उनको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। उसके लिए भी चर्चा होने की बात, और खासतौर से भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर। और एक बड़ी बात मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस प्रकार से जाना, उस जाने के बाद कहीं ना कहीं दुनिया मुझे दिख रही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है। जैसे अमेरिका ने G7 को एकदम गायब, और मैं देखता हूँ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने, मैक्रोन साहब ने जिस प्रकार से मैं कहूँ डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी ली है कि वो जो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर बीच में, कि वो इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर कराने के लिए गए हैं, तो उसको मैं देखता हूँ। हालांकि मैं अगर द्विपक्षीय देखूं तो यूक्रेन के साथ खासतौर से फार्मास्यूटिकल को लेकर, IGC पर लेकर हम बात करेंगे। हम देखें इटली के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को लेकर बातें होंगी। जापान के साथ हम बात करें, जो इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर जो हमारी जापान के साथ एक स्ट्रेटेजिक जो, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सके। यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ हमारी ट्रेड संबंधी बातें होंगी। जर्मनी के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर बातें होंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर भारत को बातचीत करनी है। G7 समिट, मैं मान रहा हूं कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के चले जाने से बहुत ज्यादा इसका इंपोर्टेंस रहने वाला नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारत के लिए एक बड़ा शानदार ये अवसर है कि भारत उसको कहीं ना कहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर देख सकता है, और भारत अपने संबंधों को जो बाकी G6 कंट्री बचे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पर्सनल एक ट्विनिंग इस्टेब्लिश कर सकता है, पर्सनल संबंध बना सकता है। और खासतौर से मैंने कहा कनाडा को लेकर, कनाडा का जो 3 दिन पहले मैं देख रहा था, 3 दिन पहले जो भारत और कनाडा के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनती है, तो ये भारत में जो खालिस्तानी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, जो कनाडा में काफी मजबूत भी है, चाहे हम लोग पॉलिटिकली बात करें, वहां पर इकोनॉमिकली बात करें, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने में हमको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी चीजें हैं। हालांकि G7 इस समय हम बात करें तो बहुत सारे अंतर विरुद्ध से जूझ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किए थे पूरी दुनिया के ऊपर, तो मुझे उम्मीद थी कि G7 में इस बार टैरिफ को लेकर बातें होंगी। G6 कंट्रीज हैं, ये भी बात करेंगे ट्रंप साहब क्या कर रहे हो भाई, किस प्रकार से आप चीज चल रही हो, लेकिन उससे पहले ट्रंप साहब वहां से गायब हो जाते हैं। तो अभी हम देखें तो व्यापार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, जलवायु को लेकर, जो रीजनल सिक्योरिटीज को लेकर, दुनिया के बड़े वॉर को लेकर, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसराइल ईरान वॉर को लेकर, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उस तरह के मुद्दों पर मुझे लगता है कि बात एक स्ट्रॉन्ग तरीके से भारत अपना पक्ष रखेगा, और उसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग देखते हैं आगे कैसे आपका बढ़ता है। निपुण जी, लेकिन क्या G7 की भी रिलेवेंस कम हुई है, या ट्रंप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने देखा UNSC का जो रिलेवेंस है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा कम हुआ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट G7 रहा हाल के दशक में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि बीच से छोड़कर जाना, और दूसरी तरफ पुतिन और साथ ही साथ
चीन को भी इसमें शामिल करने की जो उन्होंने एक तरह से पैरवी की है कि उनको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पुतिन को बाहर निकाला गया था रशिया को, ये बड़ा गलत डिसीजन था उस समय का। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो यूक्रेन पर हमला नहीं होता। इस लेवल की जब वो बात करते हैं तो क्या G7 का जो वजन है उसको कम करने का भी एक प्रयास उन्होंने किया है? बीच से छोड़कर जाने का एक संदेश तो है ही। नहीं, ये बात निश्चित है कि उन्होंने पहले कहा कि रशिया को वापस लाया जाए, कि 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया था पुतिन ने या रशिया ने, तो उसके बाद G7 कंट्रीज से G8 उस समय हुआ करता था, उसको G7 बना दिया गया। तो वो कहते हैं गलत डिसीजन था। और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपका फिर चीन की बात उन्होंने की कि चीन भी इसमें शामिल होना चाहिए, और फिर G9 की बात भी कर दी कि भारत भी होना चाहिए। ये बात भी सुनने में आ रही कि G9 तक की बातें हो गई है। इससे देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो अमेरिका के ऊपर जो विश्वसनीयता थी विश्व की, वो कमजोर हो रही है। और मैं तो इस तक देख रहा हूँ कि अभी जो एससीओ की समिट होने वाली है, हमें उम्मीद नहीं थी कि जो डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली है एससीओ की, उसमें शायद राजनाथ सिंह जी जाएं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनाथ सिंह जी उसमें जाने के लिए रेडी हो गए, उनका फाइनल हो गया कि वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक स्पेस दे रहा है पूरी दुनिया को कि आप मेरा विकल्प सोच लीजिए। भाई मैं तो विकल्प नहीं हूं, मैं टोटली फोकस करूंगा केवल अपने इंटरेस्ट के ऊपर। मैं दुनिया की लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी फॉर द लीडरशिप। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका खुद क्या करे, सरेंडर की भूमिका में है। अमेरिका कहता है मैं क्यों दुनिया की जिम्मेदारी लूं, मेरे फंड्स खर्च होते हैं, मेरे अमाउंट्स। और देखिए हो क्या रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर, आपको याद होगा, नाटो को लेकर उन्होंने कहा कि नाटो के सभी कंट्री को कम से कम 2% अपना क्या कर डिफेंस बजट बढ़ाएं। हुआ यह है कि यूरोप के सभी देशों ने अपना डिफेंस बजट को बढ़ाया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये रही कि अमेरिका ने कहा कि अब डिफेंस बजट आपने बढ़ा लिया है तो रशिया चाइना से तो वेपन खरीदेंगे नहीं, आपको वेपन खरीदने मुझ पर आ रहा होगा। तो ये भी यूरोप के लिए बड़ा देख के दंग रह गए कि अमेरिका क्या कर रहा है, अपनी वेपन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपने वेपन को बेचने के लिए क्या कर रहा है कि हमारे साथ में इस प्रकार की कंडीशन इंपोज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका लगातार अपनी विश्वसनीयता केवल नाटो ग्रुप में नहीं, G7 में नहीं, और जैसे आपने कहा यूएनएससी की बात करें, रियलिटी में यूएनएससी की मान कौन रहा है? ना चीन मान रहा है, ना रशिया मान रहा है, ना अमेरिका, ना इजराइल। तो फिर हम जैसे देशों को लेकर क्यों आपका प्रेशर होता है, जिसको हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, ग्लोबल साउथ के ऊपर आपका प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब G7 से भारत की एक बड़ी भूमिका शुरू होती है, और भारत कहीं ना कहीं उस एक वैक्यूम को पाटने का प्रयास कर सकता है, और कहीं ना कहीं इसको ग्लोबल साउथ की ओर मोड़ने का प्रयास, यानी कि जो हमारे मुद्दे हैं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर भी, या ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनको भारत बढ़ा सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि भारत और चीन की इस समय जो नजदीकियां सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो रशिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि RIC ग्रुप को एक दोबारा से मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो भारत एक दोबारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करता हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी भूमिका को मजबूत करता हुआ, एक तरफ यूरोप का पूरा पूरा जो खेम हम कह सकते हैं, इधर एशिया का, रशिया और चीन के गुट हम कह सकते हैं, तो उन सबको साथ लेके चलता हुआ मुझे ऐसा दिख रहा है अमेरिका की इस भूमिका के बाद। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के रोल को भी डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? खास करके जो उनका मैसेज था कि रशिया को और चाइना को G7 में शामिल कर लेना चाहिए, इसको G8 या G9 बनाना चाहिए। यूएस का स्टैंड क्या भारत के प्रति बदल रहा है या बदला है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका की जो ये कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो इन दोनों देशों के लिए अनिवार्य है। और अमेरिका में चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों न रहा हो, आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, पिछला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, उसके पहले ट्रंप 1.0 और ओबामा और बुश एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने का ही कार्य किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसा ही किया है, और वो इस बात को जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, एक सामरिक महाशक्ति है, नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें और भी महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि आज का जो नया भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं उसको बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से उसको ट्रीट करता है, और उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। और ये जो भारत है वो पेरीफेरी पर बैठ कर देखने वाला भारत नहीं है, बल्कि घटनाओं को शेप करने में भी विश्वास रखता है।
डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज का मतलब क्या था संजीव सर? क्योंकि 23 तक हम पढ़ते थे, आर्टिकल्स छपा करते थे विदेशी मीडिया में कि वर्ल्ड नीड्स रिस्पॉन्सिबल पावर लाइक इंडिया। आज वही देश या G7 में रशिया और चाइना, जो कि दोनों कॉम्पिटिटर हैं यूएस के, उनको शामिल करने को लेकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप फिर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है और वो एसेंशियली वो एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है और वो अपने अनकन्वेंशनल विचारों के लिए जाने जाते हैं और उनके अनेक ऐसे विचार होते हैं जो हमें अचंभे में डाल देते हैं। लेकिन वो जाहिर है कि एक लकीर चली आ रही है, उससे हट करके वो अपने विचारों को रखते हैं। जैसे कि उन्होंने कनाडा को कह दिया कि वो कनाडा तो 51st स्टेट है और आज उसी कनाडा में वो G7 की जो बैठक में शामिल होने के लिए भी पहुंच गए। उसी तरीके से वो पूरे पनामा कैनाल के ऊपर जो है अपना रियर को ऑक्युपाई करने की बात कह डाली और ग्रीनलैंड को अमेरिका का भाग बनाने की बात कह डाली और अब जो है रशिया और चाइना को कह रहे हैं कि G7 में शामिल कर लिए, G8 G9 क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार हैं वो एक स्टेटस को जाहिर है कि वो उसमें एक डिसरप्शन पैदा करते हैं, वो डिसरप्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया, यही ट्रंप प्रशासन है। ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन का जो पहला कार्यकाल था 2018 में अमेरिका की एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आई और उस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चाइना और रशिया 21वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए संयुक्त रूप से मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल्स होंगे। और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है, या मैं कहूंगा पूरा अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट, इस बात को जानता है कि चाइना और रशिया मिलकर के अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो अमेरिका की हेजेमोनी और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को रशिया के द्वारा चैलेंज करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। उसी तरीके से चाइना भी इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की हेजेमोनी को चैलेंज करता है और चूंकि दोनों अलग अलग रह करके अमेरिका को सक्सेसफुली चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो साथ में आकर के अब चैलेंज कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने खो दिया जरूर, लेकिन इसमें मैं बहुत गंभीरता नहीं देखता और मुझे नहीं लगता कि G7 का कभी रशिया पार्ट हुआ करता था। लेकिन रशिया ने जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तो उस समय का ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और उस समय का जो G7 था उसकी लीडरशिप थी, उसने रशिया को G8 से बाहर कर दिया था। ये फिर से G7 हो गया और चाइना का तो मैं कहीं दूर दूर तक उसमें शामिल होते हुए नहीं देखता उसमें। और चाइना जाहिर है कि अमेरिका और G7 के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और पूरे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो एक उन्होंने एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने ये विचार जरूर व्यक्त कर दिए हैं। एक स्टेटस को में एक नया जो है नए तरीके की सोच उन्होंने जरूर डाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता। ठीक, निपुण जी, प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर पहुंचे। वो साइप्रस पहुंचे थे, क्रोएशिया भी जाएंगे, लेकिन G7 एक वैश्विक मंच है। हमने देखा कि 33 अलग अलग देशों में 59 मेंबर्स वाले जो डेलीगेशन थे अलग अलग पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वैश्विक मंच पर भारत की बात को और पुख्ता तरीके से रखा। लेकिन प्रधानमंत्री खुद सबसे बड़े एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी हैं भारत के लिए। पीएम मोदी के एक एक शब्द के मायने क्या होंगे? देखिए, जैसे अभी मैं संजीव जी को सुन रहा था, बिल्कुल सही उन्होंने सब बातें बोली और शानदार एनालिसिस रखा। एक थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और हमने अपना एक डेलीगेशन भेजा, दुनिया के हर देश में जाने का प्रयास किया जो मुख्य मुख्य देश हैं। अब रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बात करेंगे। हम कोई इंपोर्टेंस पाकिस्तान को देने वाले नहीं कि उसको पाकिस्तान कहेंगे, कुछ नहीं। ये जरूर हम रखेंगे कि एक आतंकवाद केवल वो राष्ट्रीय समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। उस बात को रखने का प्रयास पीएम मोदी बिल्कुल करेंगे। दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में जो भारत ने लीडरशिप का जो लोहा मनवाया है उसको स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। तीसरा मुख्य मुद्दा होगा कि हम इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा कैसे अट्रैक्ट करें, उस पर हमारा फोकस होगा। और साथ ही जो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद और अमेरिका की जिस प्रकार से, मैं अगर उसको सिंपल भाषा में कहूं कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जिस प्रकार से कहता ना कि चुटकी लिया मोजली की डोनाल्ड ट्रंप इसलिए छोड़ कर चले गए कि वो जो है ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर कराने गए थे। तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक कहता ना बार बार वो एकदम क्रेडिट जीवी कि मैं सीज फायर कराऊंगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का तुरंत एक ट्वीट भी आता है कि एलन मैक्रोन जो मैक्रोन को कुछ पता नहीं है। मतलब उस प्रकार का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप का जाना। तो
तो G7 जिसको हम लोग देखते थे कि एक वर्ल्ड का अनौपचारिक संगठन है, वो औपचारिक भी नहीं है, कोई इनका ऑफिस भी नहीं है, और लेकिन वर्ल्ड के बड़े बड़े मसले इन्होंने सोल्व किए हैं, बहुत सारे इश्यूज सोल्व किए हैं। लेकिन जब दुनिया में इस प्रकार की वॉर चल रही हो कि आपका रशिया यूक्रेन वॉर आपके सामने है, आपका इजराइल ईरान वॉर सामने है, जहां पे आपका टेरिफ वॉर आपका चल रहा है, आप नित्य नए तरह तरह की बातें आपके बीच में निकल कर आ रही हैं, आपके इंटरनल बहुत सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, आपके विश्व सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे हैं, इस प्रकार की उठक चल रही है। तो ऐसे में अमेरिका का जाना मुझे कई सारे प्रश्नों को देखने को मिलता है। और बात यह है कि देखिए भारत का, जैसे मैंने कहा, तो भारत उस वैक्यूम को किस तरह से अपने बेनिफिट में लेने का प्रयास करेगा। हालांकि हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं ईयू के बाद से, ईयू के बिखर जाने के बाद से, यानी कि ब्रिटेन के निकल जाने के बाद से, जिस प्रकार से भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मौका होगा। और मुझे एक और भी लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मोदी एक दूसरे के सामने होते इस पूरे प्रकरण में, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा तो अनईजी होता, क्योंकि जिस प्रकार से वो क्रेडिट जीवी बनने का प्रयास कर रहे थे और भारत का नाम नहीं लिया, तो उस इजीनेस से भी भारत भी निकलेगा और डोनाल्ड ट्रंप भी खुद निकल कर चले गए। वो तो खैर कहता है रन छोड़ वाली स्थिति में आपका चले गए। तो मुझे लगता है कि यूरोप के साथ एक बेटर रिलेशन, एक बेटर टाइज बनाने का हमको मौका मिलेगा। इधर जापान के साथ, और जैसे मैं देख रहा हूँ कि बायलैटरल जब टॉक्स होंगी तो बहुत सारे मुद्दों में अकॉर्डिंग टू कंट्री, चाहे यूक्रेन की हम बात करें उससे बातें होंगी कि यूक्रेन से हम क्या साझा कर सकते हैं, यूक्रेन में फार्मास्यूटिकल की जैसे मैंने बात आपसे की, जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी की बात, साइंस पर हम बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम ट्रेड पर हम बात करेंगे, जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी कैसे बढ़े। ठीक है।